अकबर खान, जो कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेलकम टू शिफा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या दिल के अमराज या अमराज कल्ब ये क्या होती है? बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा पर्टिनेंट है। आजकल बड़ी कन्फ्यूजन भी है इसमें मामले में, लोग काफ़ी चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। तो अगर आप ब्रॉडली देखें तो दिल की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो दिल की नालियों की बीमारी है, जिसको हम कॉर्नी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और दूसरी है जो दिल के वेल्व्स हैं, जिनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं। एक तीसरा ग्रुप आप बना सकते हैं जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी जो दिल के पट्टे हैं उनकी बीमारी। तो ये तीन डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं जिनको ओवरऑल सब मिलाकर आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेन कॉमन कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है? हाँ। क्या नाम है? अच्छा, अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की नालियों या शरेयानों की बीमारी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जो शरह अमवात है हमारी, अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल का हार्ट अटैक होना है, तो वो दिल की रगें जो हैं उनमें तंग हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉमन है, काफ़ी कॉमन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी दिल के जो वेल्व हैं उनकी बीमारियों में रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो बचपन में एक इन्फेक्शन होने की वजह से दिल के वेल्व्स को मुतासिर करती है। उसमें माइटल वेल्व की मेनली माइटल स्टेनोसिस का एक इशू है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। ओवरऑल ये दो बहुत कॉमन है। इसके अलावा बाकी वेल्व्स और दिल के पट्टे की कमज़ोरी भी काफ़ी देखने में आती है, लेकिन कॉमन यही है। पाकिस्तान में वैसे तो आपने थोड़ा क्लैरिटी दी है, मगर पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रिवेलेंस कितनी है बाय पॉपुलेशन? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका आंसर इतना सीधा नहीं है। क्यों? वजह इसकी ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम गेज कर सकें कि पहला तो है हमारे पास डेटा सेंटर्स नहीं है जो कि प्रॉपर्ली डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली, जो हमारी मेजॉरिटी तबका है, जो रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डायग्नोज ही नहीं होती। वो लोग अपने लोकल डॉक्टर्स को या लोकल मेडिकेशन यूज़ करते रहते हैं। तो जितना अभी हमें पता है एक्चुअल स्केल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को उससे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इसकी बहुत ये जो ट्रांसलेट करता है वो इस चीज़ में करता है कि हमारी जो अमवात की पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। तो आई एम श्योर कि जो हमें तो जो परसेंटेजेस आती हैं 10-20% वो बहुत कम है एक्चुअल से। अगर आप इसको अमेरिका से मुआवजा करना चाहते हैं, इवन अमेरिका जैसे कंट्री में भी हार्ट फेलियर जो है, जो दिल के पट्टे की कमज़ोरी है, जो असल स्केल है बीमारी का, उसके सिर्फ 30 से 40% लोग डायग्नोज होते हैं। तो आप सोचें कि अगर वहाँ ऐसा है तो पाकिस्तान में तो इसका 10% भी डायग्नोज नहीं होता। तो जितना असल बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली हम उससे बहुत कम लोगों को डायग्नोज करते हैं, और उनमें से भी बहुत प्रोपोर्शनली बड़े कम है जो प्रॉपर डॉक्टर तक पहुँचते हैं जिनको ट्रीटमेंट हम दे सकें। तो इसका स्केल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नंबर्स हमें मिलते हैं ये बड़े अनरिलायबल हैं, और मेरे ख्याल है बड़े मतलब असल नंबर से बहुत कम है। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वन ऑफ द की फैक्टर्स हैं बिल्कुल अमवात की, हाँ, और एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो, हाँ बिल्कुल, ये पार्ट बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने मेंशन किया। देखो, पहले ही हमारी जो अमवात की सबसे कॉमन वजह वो दिल की बीमारी है, और ये उस वक़्त से है जब हम लोग बड़े एक्टिव होते थे, ये फ़ोन्स का ज़माना नहीं था, बच्चे बाहर खेलते वगैरह थे। अब तो लिटरली सब लोग फ़ोन पे ही होते हैं, कोई एक्सरसाइज और ये तो बहुत कम हो गया ट्रेंड। एक वजह ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, दूसरी वजह इसमें शायद सिक्योरिटी की रीज़न भी है कि लोग बाहर नहीं इतना घूमते फिरते जिस तरह पहले करते थे। तो कोई वजह नहीं है कि जो जितना पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस था, अब तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, और अब यंग जो हम देख रहे हैं कि 30-35 ईयर ओल्ड लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली हम बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं एज अ नेशन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉमन टर्म सुनने में आती है एंजाइना, हाँ, चेस्ट पेन, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि ये क्या है और ये क्यों होता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कई मरीज़ एक्चुअली आके कहते हैं जी हमें एंजाइना है,
एंजाइना की असल डेफिनेशन ये है कि अगर आपकी दिल की रगों में या शरीयानों में बीमारी की वजह से या तंगी की वजह से आपको जो सीने में दर्द उठता है या आपको सांस चढ़ता है या दबाव आता है या डायबिटीज़ के मरीज़ों में अगर उनको ठंडे पसीने आ रहे हैं बगैर किसी वजह के, तो वो एंजाइना है। एंजाइना का दर्द और हार्ट अटैक का दर्द एक जैसे ही होता है। हार्ट अटैक के दर्द की शिद्दत ज़रा ज़्यादा होती है, वजह उसकी भी यही होती है। एंजाइना में मसला क्या है कि एंजाइना में नाली पूरी तरह बंद नहीं होती, दिल की जो रग है वो 70-80% शायद बंद हो, उससे आपको तकलीफ़ हुई, आपने रेस्ट किया, दिल पे ज़रा लोड कम हुआ तो एंजाइना दूर हो गया या आपने कोई एंजिसिड वगैरह ले ली। हार्ट अटैक का मसला क्या है कि एक तो दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है, दर्द की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, और जो एक्चुअल पैथोलॉजी है या एक्चुअल वजह है दर्द होने की उसमें जो दिल की नाली में सख्ती है वो ज़्यादा होती है। अगर एंजाइना 70-80% ब्लॉकेज पे आता है तो जो हार्ट अटैक है वो 100% ब्लॉक हो जाए कोई नाली तो उसमें आता है। तो अगेन ट्रीटमेंट दोनों की मुख्तलिफ है। एंजाइना की डायग्नोसिस से पहले जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो आपका किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रॉपर मुआयना वगैरह किया हो, आपका कोई ऐसा टेस्ट हुआ हो जिसकी बेस पर ये कंफर्म्ड हो कि जी आपको दिल की रगों में तंगी है। हर किस्म की सीने की दर्द बिल्कुल एंजाइना नहीं होती है, तो अपने आप को खुद डायग्नोज करने की बजाय डेफिनेटली आपको पहले किसी प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये डायग्नोसिस एंजाइना का होना चाहिए। बहुत लोग अपने आप को खुद ही एंजाइना डायग्नोज करके दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और ये डॉक्टर का काम ये है कि आपकी बीमारी की नौयत और सख्ती को दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के मुकाबले में रख के देखते हैं, और जिसका फ़ायदा ज़्यादा है उतनी आपको दवाई दी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है अगर आप किसी प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ। जी बिल्कुल, क्योंकि जो दिल के अमराज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, हाँ। और ये यकीनन इट कैन बी फेटल। हाँ, तो इसमें किसी भी तरह का सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल, या किसी भी तरह का नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट या बहुत सारे लोग हर्बल और दोनों डायरेक्शन में कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई में जाना है और वो कब कहते रहते हैं कि जी हमें मैदे का मसला है या गैस है या थकन है, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको पट्टों का दर्द होता है, वो अपने आप को एंजाइना की दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो इन दोनों के लिए बेहतर है कि आप पहले किसी प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, उनके डायग्नोसिस के बाद ही आप अपनी ट्रीटमेंट उनसे शुरू करवाएं। मतलब ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है बड़ी ख़तरनाक कि आपको जी फैमिली में किसी को दिल का मसला पहले शुरू होता है, या आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या आपका वज़न ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे अगर आप सिगरेट रेगुलर पीते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर इनकी मौजूदगी में आपको सीने का दर्द होता है तो फिर एंजाइना होने का चांस तो है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं, वो जो टेस्ट ज़रूरी समझेगा वो करवाएगा, और उसके बाद ये प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा एंजाइना का। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसके होने की वजूहात क्या होती है? तो जिस तरह भी हमने पहले बात की है, एंजाइना हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक का मतलब बेसिकली ये है कि दिल की कोई एक रग बंद है या खून की शरेयान जो है वो एक रग बंद है, और जिस दिल के पट्टे को वो सप्लाई खून कर रही थी उसको खून की सप्लाई नहीं मिल रही। अगर तो ये खून की सप्लाई आधे घंटे या घंटे से ज़्यादा देर तक बंद रहती है, बुक्स में तो डेफिनेशन आधे घंटे की है, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का मतलब मरीज़ के लिए क्या है कि हार्ट के दिल का कम से कम थोड़ा सा हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो गया, यानी डेड हो गया। हाँ, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। एंजाइना का मतलब, और एंजाइना और इसमें यही डिफरेंस है कि एंजाइना में परमानेंट डैमेज नहीं होता, एक टेम्परेरी कंडीशन है, और अगर आप उस स्टेज पर ही अपनी हेल्प ले लें, प्रॉपर डायग्नोसिस बनवा लें, किसी से प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवा लें, तो आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट अटैक का मतलब है, एक दफ़ा अगर आपको किसी ने डायग्नोस किया हार्ट अटैक से, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट कुछ पार्ट दिल का परमानेंट डैमेज हो गया है। डॉक्टर साहब, ये assumption लेना है कि पहले आप एंजाइना पेशेंट होते हैं और वही उसी की एक और मोर वर्स कंडीशन जो है वो इवेंचुअली हार्ट अटैक में फॉर्म हो जाती है। ये अच्छा assumption है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। कई दफ़ा हम देखते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जो एंजाइना है वो उन नालियों की वजह से आता है जो 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो गई हैं। ओके। लेकिन कुछ लोगों में
जो हार्ट अटैक है वो 40 से 50% बंद नाली के अंदर अचानक क्लॉट बनने से भी आ सकता है। तो ख़ास तौर पे जो यंग लोग होते हैं इनमें तो काफ़ी कम डिजीज़ होती है, और किसी वजह से वो जो प्लैक या चर्बी जम गई है खून की रगों में, उसकी जो सरफेस है या सतह है उसमें दरार आ जाती है। यानी वजह क्या होती है, अचानक आपका किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, अचानक कोई स्ट्रेसफुल खबर पड़ना, डिहाइड्रेशन होना। खासतौर पर गर्मियों में यंग लोगों का हार्ट अटैक बहुत कॉमन देखते हैं। खासतौर पे काम करते हुए लोग अचानक कहते हैं जी वो काम करता अचानक गिरा और डेथ हो गई। इस तरह ये चीज़ें एक्यूट प्लैक रप्चर होता है कि एक ऐसा प्लैक या ऐसा चर्बी का जो जमा हुआ होना है दिल की रगों में, जिसने भी एंजाइना नहीं किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रप्चर हो गया, यानी उसमें दरार आ गई और उसकी वजह से वहाँ पे अचानक खून जम जाता है, तो वो भी एक हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अक्सर लोगों में पहले एंजाइना आता है। अब मसला उसमें यह है कि अक्सर बहुत से लोग पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एंजाइना टिपिकल नहीं होता, कि सीने में दर्द नहीं हो रहा, वो कभी कहते हैं जी मैदे का मसला है, वो कई साल मैदे के डॉक्टर को ही दिखाते रहते हैं। कभी उनको थकावट आ रही है, थकावट या बेवक्त की जमाइयाँ आना, आप सो के उठे हैं, और ये भी एक हार्ट डिजीज़ का साइन है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप फिट आदमी है, आपकी नींद भी पूरी हो रही है, आपको थकावट रह रही है, तो ये भी एक कार्डियक सिम्टम हो सकता है। तो इन सब खासतौर पर अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या फैमिली हिस्ट्री है, तो उन केसेस में आपको ज़रूर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मशवरा करना चाहिए। शायद ये रीजन है कि कभी कभार हम जब इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं विद स्टमक पेन, हाँ, तो दे ऑलवेज टेक एन ईसीजी, और अक्सर जो मरीज होता है उसका ये सवाल होता है या उसके केयर टेकर्स होते हैं कि ये ईसीजी क्यों ले रहे हैं जबकि हम लोग स्टमक पेन की कंप्लेन कर रहे हैं। तो आई थिंक दे हैव टू इंश्योर कि कहीं ये कोई दिल का मसला तो नहीं है। खास तौर पर अगर जो पेन जिसके साथ आए हैं वो इतनी सवियर थी कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा है, और उसके साथ अगर आपको थोड़ा बहुत सांस भी चढ़ रहा है, और अगर आपकी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ वगैरह, तब तो वो ज़रूर ईसीजी एक्चुअली करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो वो एक गलत ट्रीटमेंट है। हाँ, बेशक पेशेंट का हक है एक क्वेश्चन पूछना, लेकिन मेरा ख्याल है कि इधर भी डॉक्टर्स पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या नर्सेज पे कि वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें मरीज़ को, ताकि उनकी जो क्वेरीज हैं वो उनको सेटिस्फाई किया जाए। हाँ, तो डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हार्ट फेलियर क्या है और इसकी अमूमन क्या वजूहत होती है, इसकी वजह से ये बीमारियाँ? अच्छा, देखो हमने जो शुरू में जैसा बात की है कि एक दिल के पट्टे की कमज़ोरी को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इसको पहले तो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो दिल के पट्टों की कमज़ोरियाँ जिसमें दिल का पट्टा जो धड़कन के साथ उसका दबाव है या उसका प्रेशर बनाता है जो वो कम हो जाता है, जिसको एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, जिसमें आपका अगर आप एको करवाएं तो आपका कहेंगे जी पंप फंक्शन 35% से कम आ गया। दूसरा डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है जिसमें आपका पंप फंक्शन दिल का है वो तो ठीक होता है, लेकिन दिल का पट्टा सख्त हो जाता है। जब वो सख्त होता है तो वो फैलता नहीं है जितना उसको फैलना चाहिए, और जब वो उतना नहीं फैलता है तो उसमें खून उतना आ नहीं सकता जितना आना चाहिए, और जब वो धड़कता भी है तो वो इस तरह सख्ती से धड़कता है कि उसमें जितना खून निकलना चाहिए वो भी नहीं निकलता। तो पंप तो ठीक लगता है लेकिन काम ठीक नहीं कर रहा। तो इन दोनों को कंडीशन की ट्रीटमेंट काफ़ी सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो ऑब्वियसली डॉक्टर करता है। और अगर आपका पंप दिल की पंप की कमज़ोरी आ गई है या आपको किसी ने कहा कि दिल बढ़ गया है या दिल कमज़ोर हो गया है, तो उसको अंदर फिर हमें सबसे जो कॉमन वजह है वो दिल की रगों की बीमारी है जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अगर आपकी दिल की रगों में तंगी ज़्यादा है और उस वजह से ये हुआ है तो फिर हम उसको इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और अगर दिल की रगें ठीक हैं तो नॉन इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो जिसमें शुगर, हाँ, दिल की धड़कन की बेतरतीबी और ये वजह हैं जिनकी वजह से वो हो सकता है। अगर आपको ये डायग्नोसिस आपको दे दिया गया है कि जी आपका दिल का पट्टा कमज़ोर है या आपको हार्ट फेलियर है, उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी प्रॉपरली क्वालिफाइड बंदे से अपने आप को ट्रीट करवा रहे हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रूवन है वर्ल्ड वाइड ट्रायल्स के साथ कि जिन लोगों के दिल की कमज़ोरी आ जाती है उनको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, और कई दफ़ा तो आप बिल्कुल नॉर्मल में वापस ले आते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये डायग्नोसिस दिया गया कि आपको हार्ट फेलियर है तो कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत मेडिसिन आ गई हैं जिनके साथ हम माशाल्लाह इसको पूरा रिवर्स ना भी कर सकें तो काफ़ी बेहतर कर लेते हैं कि बंदा का, हाँ एग्जैक्टली।
तो हार्ट फेलियर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में जो हमारा सेंटर माउंट साइना है, वहाँ पे तो हम इसको हार्ट फेलियर कहते ही नहीं है, वहाँ में तो कहते हैं लो हार्ट एफिशिएंसी सिंड्रोम, कि हार्ट फेल का तो मतलब है कि बस ख़त्म हो गया था। हम बस ये कहते हैं कि हार्ट की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसको हम इंशाल्लाह वापस ले आएंगे, तो पेशेंट का काफ़ी हौसला बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हम मैं भी तो यहाँ अपने मरीजों से यूँ ही बात करता हूँ, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली जो डायग्नोसिस हार्ट फेलियर का एक बार जब लग जाए तो वो बेचारे उस वक्त से बिल्कुल परेशान रहते हैं, नाम से ही मायूस हो जाते हैं ना। फेलियर का नाम हमने यूज़ करना बंद कर दिया अमेरिका में। तो शायद मेरा तो ये एक और वजह है कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को हार्ट फेलियर कह रहे होते हैं, क्योंकि वो हार्ट के दिमाग में यही आ रहा होता है कि हार्ट यानी कि अगर दिल रुक गया है। हाँ या बिल्कुल है। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हुआ है और एटलीस्ट वो अपनी ट्रीटमेंट परसू करते हैं, वो कम से कम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते तो हैं, उसने कहीं से डायग्नोसिस तो लिया होता है। जो ज़्यादातर हमारी अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलेशन है जिसको हम देखते हैं, उनको 10, 15, 20 साल पहले कहते जी कुछ हुआ था, और जब तक हमारे पास आते हैं दिल का पट्टा इतने अरसे से कमज़ोर होता है कि मेडिकल थेरेपी के बावजूद उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हुआ होता है। तो इसमें मेरा मशवरा यही है कि जैसे ही आपको अगर ये डायग्नोसिस आता है या आपको सांस चढ़ रहा है और आपको कोई कहता है जी आपका दिल का पट्टा बढ़ गया है, तो आपने अपनी ट्रीटमेंट फ़ौरन करवानी है। मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, इन्वेसिव भी, केयरफुल होने की ज़रूरत है, और जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। आपने वेट नहीं करना कि जी जब बिल्कुल ही आपका सांस बंद हो जाए तो उस वक्त आना है। तो इसलिए अगर जल्दी डॉक्टर के पास आएँ, ट्रीटमेंट फॉलो करें, और जो दवाइयाँ आपको दी जाएँ वो आप रेगुलरली लें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम मेजॉरिटी लोगों को हम बेहतर साइड में ले आए। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम अपने आप को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाएं या उसका रिस्क लोअर करें? बिल्कुल। तो देखो, जो पहले हम सोचते थे कि जी 40 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे कोई हार्ट दिल का बीमारी होनी, वो तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया वो तो अब ख़त्म हो गया बात। 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो कोई तो वजह है कि ये हार्ट अटैक जल्दी उम्र में आ रहा है। और अगर आप देखो पाकिस्तान को नहीं, सारी दुनिया में ये जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल है बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले तो आपने फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना है। रोज़ आधे से पौना घंटा वॉक तो आपकी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपकी बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो कि अमूमन लोगों की है, तो इस चीज़ की एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह ताला ने एक अमानत दी है, इसके लिए आपने टाइम सबसे पहले निकालना है। आपसे सबसे पहले पूछ आपकी अपनी जिस्म की होगी, तो आपने अपने लिए वॉक वगैरह करें। दूसरा, वो चीज़ें जो आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें सिगरेट सबसे पहले है, गलत किस्म की खुराक खाना जिस तरह फास्ट फूड है और ये वो ना, हाँ, लेट नाइट फूड खाना और ये देसी घी वगैरह के खाने, ये अगेन ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरे नंबर जो चीज़ें आती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जिसको कहते हैं हम मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एक पैदाइशी पर्सनैलिटी है, कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेने की आदत है, कुछ लोगों को कुछ ओवर कंट्रोलिंग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा वनरेबल हैं। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें मिक्स्ड ही रिपोर्ट्स हैं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एक चीज़ इनबॉर्न है। और फिर आखिरी चीज़ है ऐसी बीमारियां, और सॉरी उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, कि अगर आप ज़ाहिर है जो आपके वालिदैन में अगर डिजीज़ है तो आपकी भी जीन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा। आप केयरफुल जरूर हो सकते हैं। हाँ, अगर आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड हो कि मेरी फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हाँ, मुझे कोई सिम्टम्स आते हैं तो मुझे फौरन किसी मालिक से कॉल करना चाहिए। और ये जो 100% बात एक्यूरेट की है। और जो आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि ऐसी बीमारियां जो आपको हार्ट डिजीज़ करवाती हैं, उनके लिए आपने डॉक्टर से ज़्यादा जल्दी मुआयना करवाना है। यानी डायबिटीज़ हो गई, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इनमें आप ये इन दोनों को खामोश कातिल इसीलिए कहते हैं कि ये तब तक कोई मसला नहीं करते जब तक आखिरी स्टेज पे बात नहीं पहुंच गई थी या गुर्दे फेल हो रहे हैं, काफ़ी खराब हो चुका है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जितना बिल्कुल आपने अभी कहा है, तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। आपको अगर सिम्टम वही वाले हैं या नहीं भी हैं, लेकिन आपकी फैमिली में बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की या डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की,
और तो आप ज़रूर अपना मुआयना 30 साल की उम्र से ही करवाना शुरू कर दें। 40 साल का होने का वेट ना करें। ये 40 साल वाली मिथ अब ख़त्म हो चुकी है। अब तो एज ए सेड के 30 साल उससे भी यंग 25 साल के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। तो अगर आपको इस किस्म की अलामात हैं तो आपने फ़ौरन, जिस हमने कहा, डॉक्टर के पास जल्दी जाना है। वेट नहीं करना या ये एज्यूम नहीं करना कि अभी तो कोई उम्र ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उम्र वाली चीज़ अब आउट हो गई है। हाँ, उम्र का ये हमें पता चल चुका है कि अर्ली टीनेज ईयर से ही दिल में प्लैक बनना शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि 30 से 40% भी प्लैक हो, वो भी रप्चर अगर हो जाए या उसमें दरार पड़ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप किसी से मुआयना करवा लें। इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस यही है कि नहीं होगा दिल का मसला। लेकिन अगर दिल का मसला जल्दी शुरू हो गया है तो उसको अर्ली स्टेज पर ट्रीट करना ज़्यादा फेवरेबल है, रादर देन कि आप हार्ट अटैक होने का वेट करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इम्पार्टिंग सच वैल्यूबल इंफॉर्मेशन विद अस। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपने जितनी चीज़ें हमारे क्लैरिफाई की हैं, हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बहुत अच्छी हो गई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड द लॉट ऑफ जो चीज़ें मुझे भी काफ़ी सारी, मेरी भी काफ़ी सारी लर्निंग हुई, लॉट ऑफ थिंग्स दैट इवन आई डिडंट नो। So thank you so much for your time. It was a real pleasure being with you. Thank you for having me. Thank you so much for watching this episode. और अगर आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं, so do remember to subscribe to Cardio TV. Allah Hafiz.